नमस्कार दोस्तों, जनमुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। कल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग यानी यूजीबीएम हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूजीबीएम का मतलब होता है कि जब छात्र छात्राओं से संबंधित किसी अहम मुद्दे पर कोई फैसला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संगठन यानी स्टूडेंट्स यूनियन लेती है तो वह छात्रों की राय जानने के लिए यूजीबीएम करवाती है। उस यूजीबीएम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र अपनी बात रख सकते हैं और यूजीबीएम के दौरान जब अपनी बात अजय विद्रोही जो भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं अपनी बात रख रहे थे तो इनका बात रखने से रोका गया, इन्हें धमकी दी गई और इन्हें डराया धमकाया गया। कल रात के बाद से अजय जो जेएनयू के छात्र हैं, भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें डराया धमकाने के बाद यह काफ़ी सशंकित हैं, शंका की मुद्रा में हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जेएनयू में क्या 2024 में कोई अपनी बात स्वतंत्रता से खुलकर नहीं रख सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। अजय जी, आपका मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में स्वागत है। कल यूजीबीएम में क्या हुआ था? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि पूरी लड़ाई इसी बात की है कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी को लेकर के पूरा मसला है। कल मैं भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था और मेरा नाम आया, मैं बोलने गया तो मैंने उसमें जो है वो लैंगिक संवेदीकरण के प्रति जो मेरे वक्तव्य थे वो मैं दे रहा था। तो एबीवीपी होटिंग करने लगा। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग पहले एक इतने गंभीर मुद्दे पे आप बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि आप देखिए पूरे इस कैंपस में कि कैसे जो है जो हमारी महिला साथी हैं उनके साथ जो है कैसे अभी SSS में और कई जगह अभद्रता किया गया। फ्रेशर्स नहीं दे पा रहे हैं हम लोग क्योंकि अभद्रता की जा रही है उनके साथ। तो मेरा कंसर्न था कि पहले अपने आप को आप जो है पूर्वाग्रहों से मुक्त कीजिए, उसके बाद हुटिंग होने लगा। तो मैंने कहा भाई आप उसको आदर्श मानते हैं जिस राम ने सीता का परित्याग किया। हालांकि मैंने परित्याग शब्द का प्रयोग भी नहीं किया था, राम नाम लिया, तैसे ही एबीवीपी पूरा उग्र हो गया और उग्र होते ही जो है वो मुझे नीच नीच कहने लगा। और नीच नीच उनके कहने का आशय यही था क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूँ और जो है मुझे कहा गया, मुझे गाली दी गई कि ये 2 बाप का औलाद है। अब निश्चित रूप से मैं ये नहीं जान पाया कि जो जेएनयू मैं आप लोगों को पढ़ता सुनता रहा और इस विश्वविद्यालय में जितने बड़े लोग रहे, हमारे क्रांतिकारी साथी रहे, मैं उनको पढ़ता सुनता रहा, तो डिबेट डिस्कोर्स और इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट का जो माहौल था यही सुन करके हम लोग जेएनयू आए थे। इसी के लिए हमने मेहनत की थी और जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं ये इसके विपरीत था पूरा सब कुछ। तो मैं बड़ी देर सोचता रहा कि आखिर इसका कारण क्या है। तो निश्चित रूप से मुझे जो एक तत्कालीन कारण मुझे समझ में आया, मुझे यही लगा कि वो निश्चित रूप से क्योंकि हज़ारों सालों से जो है एक समुदाय को जिसे पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो अगर आज उनकी आंखों में आंखें डाल करके संभोगवाद पे प्रश्न पूछेगा, हालांकि मैंने पूछा नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन उनको चिंता है कि आने वाले समय में पूछा जाएगा और पूछा ही जाएगा, क्योंकि मैं अपने विचार को लेकर के, अपने वैचारिकी को लेकर के बहुत मजबूत हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि जो है सीता परित्याग का जो विषय था, तो उसको जो है उन्होंने कहा कि आपने राम जी के साथ में नीच शब्द का प्रयोग किया, जो कि मैंने नहीं किया है। और पूरा मैंने कहा कि प्रूफ कर दीजिए इसको, और उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि वो प्रूफ कर दें, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो खुद ही मुझे नीच कहा गया और मुझे जाति सूचक गाली दी गई, आज इस प्रगतिवादी जो माहौल में लोग कह रहे हैं ना मैं प्रगतिवादी संगठन हूँ, वो जो है कैसे उस पर पूरा लीपापोती कर रहे थे, उस सारे विषय पे लीपापोती कर रहे थे और पूरा उग्र हो गया, घेर लिया गया पूरा। मुझे पॉइंट आउट, जी मुझे पॉइंट आउट किया जा रहा था।
आपकी पहचान की जा रही पहचान की जा रही थी। क्या लग रहा था, हिंसा करने के उद्देश्य से पहचान बिल्कुल की जा रही बिल्कुल, थी? निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति आपको पॉइंट आउट कर रहा है तो ऐसे तो नहीं करेगा, उसके पीछे उसका एक ठोस कारण है, ठोस उद्देश्य है। तो वो जो है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग डरने वाले लोग हैं, बिल्कुल डरने वाले नहीं, क्योंकि हम जो है एकलव्य को मानने वाले जो हंसते हंसते अंगूठा देते हैं, लेकिन भीड़ का जो है कोई चेहरा नहीं होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि जिस विश्वविद्यालय में हम पढ़ने आए हैं उस विश्वविद्यालय में ये खबर जाए इस चार दीवारी के बाहर कि वहाँ हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई हैं। मेरे लिए चिंता का विषय ये नहीं था कि मैं पिटा जाऊँगा, मेरे लिए चिंता का विषय ये नहीं था कि मेरी लिंचिंग हो जाएगी। मेरे लिए चिंता का विषय ये था कि जिस विश्वविद्यालय की छवि इस देश में है कि वहाँ पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, वहाँ हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर हम उसको रोक पाएँ, उस पर हम कुठाराघात कर पाएँ, उस पर अंकुश लगा पाएँ, तो मैं उसके लिए जो है शुरू से आज तक और जब तक इस कैंपस में रहूँगा प्रयास करता रहूँगा। नहीं तो क्या आपको जिस प्रकार से जो बता रहे हैं कि घेर लिया गया, किन लोगों ने घेरा, किस पार्टी के लोग थे ये लोग? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसको आप ABVP संगठन के लोग हाँ थे? बिल्कुल उन्हीं के लोग थे। उनकी मांग क्या थी? उनकी कोई मांग थी? उनकी मांग ये थी कि आप माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगिए? हाँ, अच्छा। माफ़ी मांगिए तभी JVM दोबारा पुनः चालू होगा। मुझे पूरा बोलने भी नहीं दिया गया, तो मैंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगूँ, पर ये तो बताओ किस लिए मांगूँ, जो मैंने गलती की ही नहीं। भाई अगर कोई विमर्श है या कोई प्रश्न है आप ही के, अब वो वाल्मीकि की रामायण मैंने तो लिखी नहीं है वो, और जो है जो पूरा विषय है तो आप उसमें तथ्य और तर्क के हिसाब से आइए डिबेट कीजिए। अब मैंने जो कुछ गलत बोला ही नहीं तो मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा? तो मैंने भी कहा कि मैं सावरकर तो हूँ नहीं कि माफ़ी मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। और आज JNUSU जो है मार्च निकाल रहा था तो मैं उसमें खड़ा होकर के पुरजोर कहा कि मैंने कल भी कहा था कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, और आज भी मैं कह रहा हूं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, और आपके चैनल से भी कह रहा हूं नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। क्या आपके मन में किसी प्रकार की डर है कि आपके साथ हिंसा की जा सकती है? क्योंकि पूर्ववर्ती समयों को देखें तो निश्चित रूप से हिंसा की गई है। तो अब मैं भविष्य का तो जानकार हूँ नहीं, ना ज्योतिष शास्त्र पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन जैसा मुझे और सूत्रों से पता चल रहा है कि वो जो है वो हिंसा हो सकती है। भीड़ का तो कोई चेहरा होता नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो बड़ी निंदनीय बात है हमारे लिए भी और जो करेंगे उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ का इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट बना रहना चाहिए। और मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जो डिबेट डिस्कोर्स के अंदर नहीं आता है। मैं अपनी पूरी जवाबदेहिता लेता हूँ। कोई भी आकर के मुझसे उस विषय पे डिबेट कर ले या मेरे वीडियो को जो है वो प्रूफ कर दे कि मैंने, क्योंकि मैं बाबा साहेब को मानता हूँ, मैं उनके बनाए गए संविधान को मानता हूँ, संवैधानिक मूल्यों को मानता हूँ, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अगर मैं किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता हूँ या उसे मानने से रोकता हूँ तो निश्चित रूप से मैं संविधान को नहीं मान रहा हूँ। तो ये तो दो अर्थी बातें हुई। तो मैं अपने वैचारिकी को लेकर, मैं पहले भी कहा अब भी कह रहा हूँ, बहुत दुरुस्त हूँ। हम संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम क्यों किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाएंगे। आपने शंभू का जिक्र किया जी, शंभू वध का जिक्र किया जी, तो आपने कहा भी कि शंभू वध वाली बात कही कि जब कल आप पर दबाव बनाया जा रहा था, आपके ऊपर हमले जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो शंभू जैसी बातें आपके मन में चल रही थी, या शायद आपने बोला शंभू वध की बात की आपने? मैंने नहीं बोला वहाँ पे, क्योंकि मैं मुश्किल से 1.5 मिनट ही बोला था। अच्छा, 1.5 मिनट ही आप बोल पाए? हाँ, मैं 1.5 मिनट ही बोल पाया, मुझे बोलने ही नहीं दिया गया, मैक छीन लिया गया। और दूसरी चीज़, 1 मिनट तक तो मैं जो है वो लैंगिक संवेदीकरण के प्रति अपने वक्तव्य को दिया। जब हूटिंग करने लगे तो उसके प्रतिक्रिया में मैंने बोला कि भाई आपके आदर्श जो है उनको भी देख लीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी के धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाना नहीं था। आपने तो ABVP को आहत करने वाली बात की। आपने तो कहा कि आप सावरकर नहीं हैं, आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सावरकर को अपना नेता मानते हैं। नेता मानते होंगे, वो ठीक है, उनके लिए वो नेता होंगे, मेरे लिए वो नेता नहीं है, वो मेरे हीरो नहीं है। क्योंकि तो सावरकर की आप आलोचना करेंगे तो ABVP को तो बुरा लगेगा ही। मैंने उस समय नहीं कहा
जब मैं वक्तव्य दे रहा था। उसके बाद जब इन्होंने पूरा माफ़ी मांगो ही माफ़ी मांगो पर मेरे ऊपर दबाव बनाया, तो मैं प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि भाई मैं क्यों मांगूंगा, आपके लोग चूँकि आप उनको आदर्श मानते हैं। अब सपोज दैट आप किसी को अपने आदर्श मानते हो, भाई आदर्श क्यों मानते, क्योंकि उसके अंदर नैतिक मूल्य हैं। उसके अंदर अगर नैतिक मूल्यों का पतन हो जाए तो भाई फिर तो मैं तो नहीं मानूंगा। क्या आपने इस घटना की शिकायत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रशासन से की कि आपके मन में शंका है या भय है कि आपके साथ हिंसा हो सकती है? क्या आपने यह बात प्रशासन को बताया? ये कल ही रात की घटना है और मैं कल ही रात कैंपस से निकल गया था और अभी जो है कल हम लोग जाएंगे और प्रशासन को भी देंगे। मैंने जेएनयू से बात की है और कल जेएनयू के नेतृत्व में ही हम लोग थाने जाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद जो है मतलब जेएनयू तय करेगा उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया का निर्वहन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो भी आप कहने जा रहे थे, अगर आपको बात पूरी करने दी जाती तो यह मामला नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक ऐसे विषय के लिए जो है जीवीएम बुला रहे हैं जो बहुत गंभीर मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आप जेएनयू के बारे में जब पहली छवि आपके मन मस्तिष्क में बनती है जेएनयू की, तो उसमें जो 2-3 मुख्य बातें निकल के आती हैं, उसमें से एक जो है वो महिला सुरक्षा का भी जो है वो छवि आपके मन मस्तिष्क में बनती है। तो उस छवि को यदि कुठाराघात हो रहा है तो वो नैतिक जिम्मेदारी मेरी भी है कि मैं बचाऊं। और जो लोग मेरा विरोध कर रहे थे, जो नारा लगा रहे थे, जो होटिंग कर रहे थे, उनकी भी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर मैं आपके चैनल से माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ, ये वही कैंपस है जहाँ लड़के सरेआम पब्लिक प्लेस पे मास्टरबेशन किया गया और इसकी शिकायत जो है वो कैंपस में किया गया। अब इतना असंवेदनशील हो गए हम लोग, तो मेरी चिंता है, मैं तो बोलूँगा, मेरे अंदर पीड़ा होगी तो मैं बोलूँगा, क्योंकि कल मेरे घर से भी बच्चियाँ पढ़ने आएंगी। तो मैं ऐसा कैंपस नहीं बनाना चाहता हूँ जो अभी है। मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं एक स्वस्थ कैंपस चाहता हूँ, एक खुशहाल कैंपस चाहता हूँ, और जहाँ इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट हो, ना कि लंपटाई हो। नहीं, आपने यह भी कहा कि आप पर जब माफ़ी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था तो आपको नीच कहा गया, क्योंकि उनको पता था, सामने वाले को पता था कि आप दलित समाज से आते हैं। क्या? हाँ, बिल्कुल पता था, क्योंकि उससे पहले ही मैं जब भी आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा था तो वो पता हो ही जाता है कि जो है आप किस हैं। और पहले भी जो एबीपी के लोग हैं वो कई लोग तो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो वो जानते हैं कि मैं दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। और कई डिबेट डिस्कोर्स में भी मैंने मेरे ऊपर जो उत्पीड़न हुए से पहले उसका जिक्र मैंने जो है वो किया था, तो इससे भी लोग जानते ही हैं। आखिरी बात जो आप इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, और मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को, चाहे उसके जो भी विचार हो, कम से कम उसको विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आखिरी बात जो आप मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर के माध्यम से कहना चाहेंगे, जो आपको लगता है कल आप कहना चाहते थे, नहीं कहने दिया गया, आपको डराया धमकाया गया, आखिरी बात वो कौन सी होगी जो आप अभी कहेंगे? जी, और आखिरी बात यही है कि सब हिफाजत कर रहे हैं मुस्तकिल दीवार की, पर हमला हो रहा है मुस्तकिल बुनियाद पर। जब बुनियाद ही नहीं बचेगी, जब इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट ही नहीं बचेगा, जब जेएनयू में डिबेट और कल्चर ही नहीं बचेगा, तो हम जेएनयू क्यों आएंगे? हम 700-800 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं और एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए आता है। कल मैं यही कहना चाह रहा था कि आप जिस परिवेश से आ रहे हैं वहाँ पे ये निश्चित रूप से कि बहुत ग्रामीण अंचल के लोग जेएनयू के अंदर आते हैं, वहाँ पर उनका पारिवारिक माहौल ऐसा नहीं है कि उनको जो है वो लैंगिक संवेदीकरण के प्रति जागरूक किया जाए। तो उस माहौल से निकल के आते हैं, फिर महिलाओं के प्रति उनकी पूर्वाग्रह होती है। अब कहते हैं ना कि जेएनयू तो आप आ गए, पर आपके अंदर जेएनयू धीरे धीरे आता है। तो वो धीरे धीरे जो जेएनयू आने की बात है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे डिबेट डिस्कशन होता है। यहाँ पर हर संगठन जो है वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बुलाते हैं, आप जैसे बुद्धिजीवियों को बुलाते हैं,
ताकि जो है एक स्वस्थ संवाद कायम किया जा सके। देखिए, हर पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में भी अंतर है कि हम देखते हैं कि जीएनयू में जो क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है। आपको एक सेमिनार पेपर होता है, सेमिनार पेपर में आपको बोलने दिया जाता है, इसीलिए बोलने दिया जाता है, वहाँ प्रश्न भी होता है ताकि आपकी झिझक जो है वो दूर हो सके, आपके अंदर एक क्रिटिकल माइंड का जो है वो निर्माण हो सके। ये जीएनयू का जो पूरी परंपरा है, जीएनयू का जो पूरा आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर है, वो इसीलिए है कि जो है एक स्वस्थ और एक स्वस्थ बुद्धिजीवी जो है वो पैदा किया जा सके, जो एक कैंपस पैदा करता रहा है। लेकिन मेरी चिंता ये है कि जिस तरीके से माहौल है, आने वाले समय में यदि हम लोग, और जो मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप भी जो है वो 35 रुपये का ही खाना खा रहे हैं। जब ये कैंपस ही नहीं रहेगा, जब फीस बढ़ जाएगी, जब यहाँ पर अच्छे प्रोफेसर ही नहीं रहेंगे, अब आने वाले ही पीढ़ी में तो प्रोफेसर बनेंगे, हम बनेंगे, हमारे दोस्त बनेंगे, या आने वाली पीढ़ियाँ बनेंगी। जब आप उसी पीढ़ी में जो है बुद्धिजीवी पैदा नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट पैदा नहीं करेंगे, तो आप सोचो कि आज के 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद किस जीएनयू को आप देखना चाहते हैं। आप मेरी लाख आलोचना कर लीजिए, आप मेरी लाख बुराई कर लीजिए, लेकिन मैं सारे संगठनों से अनुरोध करता हूँ कि भाई, इस जीएनयू की जो छवि बनी हुई है इस देश में एक इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट की, उसको आपकी भी जिम्मेदारी और मेरी भी जिम्मेदारी, और इसको बचाना हमारा आपका दोनों काम है। और महिलाओं, बच्चियाँ जो आ रही हैं, उनकी सुरक्षा आपकी भी सामूहिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, और मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, ये आपकी विवेकाधीन शक्तियाँ तय करेंगी। साथियों, जब से भाजपा की सरकार देश में बनी है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद से शिक्षा पर लगातार हमले हो रहे हैं। वह हमले कई प्रकार के हैं। पहला हमला तो बजट में भारी कटौती का है। दूसरा हमला आप देख सकते हैं कि भारत के बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीधे सीधे बड़ी बड़ी हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। रोहित वेमुला के सांस्थानिक हत्या के बाद से भारत की सबसे बड़ी नेत्री बहन जी मायावती जी को अपना राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन रोहित वेमुला के मामले में रोहित वेमुला के साथ न्याय नहीं हो सका। ऐसे में यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय में, भारत के विश्वविद्यालय में, जहां एक ओर भारत सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार का दावा है कि विश्व गुरु बनने की ओर हम अग्रसर हैं, ऐसे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सिर्फ इसलिए किसी छात्र नेता को, किसी विद्वान को, किसी स्कॉलर को उनकी बात कहने से रोक देना, क्योंकि किसी को लगता है, किसी संगठन को लगता है, सत्ताधारी संगठनों को लगता है कि वे उन लोगों की आलोचना करेंगे जिनको वो आदर्श मानते हैं, और उस बिना पर उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, अपनी बातों को कहने से रोकेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा विश्वविद्यालय के पतन का कारण, ज्ञान के पतन का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता है। उम्मीद है कि जो अजय विद्रोही हैं, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ अगले यूजीबीएम में ऐसा ना हो, और इनको भी अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता बिल्कुल वैसे ही मिले जैसे यूजीबीएम यानी यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग की संस्कृति रही है, परंपरा रही है, एक छात्र राजनीति की मर्यादा रही है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।